सो फ्रेंड, आज हम सोलो लिविंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये किसकी वॉइस है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, ये मेरे चैनल पहली लॉन्ग वीडियो हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना कि कैसी बनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मा डोंगो का सीन दिखाया जाता है, जिसका सामने यहाँ पे एक काफी बड़े मतलब ये जो एंट्स है ना, ये गार्ड्स है क्वीन की, ठीक है। और ये काफी ज्यादा बड़ी होती है, रॉयल गार्ड एंड स्कैलो इनको तुम, ठीक है। बेसिकली ये एक एस रैंक के हंटर के बराबर की है और इनको हराना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इधर डोंगो अपनी शील्ड से इसका सामना कर रहा होता है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो तभी यहाँ पे चाही को बुलाते, चाही आते साथ इस एंट को काट के रख देती है। अब यार ये सबके सब लोग यहाँ पे काफी कमाल के तरीके से इन रॉयल एंट से निपट रहे होते हैं। साथ में बिम्बो भी होता है शामिल, ठीक है ना। मतलब देखो यार, बिम्बो भले एक हीलर है, लेकिन वो यहाँ पे एक एंट की वाट लगाता है। वो यही कहता है कि तुम्हें याद रखना होगा कि सिर्फ इन एंट्स का गला काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें इनके हाथ पैर काटने में या फिर पूरी तरह से इनको खत्म करना होगा। इतनी बात तो मुझे भी पता है। बेसिकली ये जो एंट्स होती है, फर्स्ट जनरेशन के एंट होते हैं, मतलब ये उड़ने वाली नहीं होती, नॉर्मल वाली होती है। तो ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनको सेकंड जनरेशन के एंट से सामना होगा। तो यहाँ पे बिम्बो के पास एक बुक होती है जिससे कि वो कुछ स्पेल्स पढ़ता है और इन सारे के सारे हंटर्स के पास में काफी खतरनाक एबिलिटीज आ जाती है। मतलब ये सबके सब ना एक तरीके से रिचार्ज हो जाते हैं। और बिम्बो एक हीलर है तो यार वो एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी दे सकता है लोगों को, तो ये काफी ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे होते हैं। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, फिर अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम संभाल लेंगे इनको। ओके, अब आपको याद होगा यार, लास्ट एपिसोड के एंड में दिखाया गया था जो गोटो की एक टीम थी उसके ऊपर बेरो ने हमला कर दिया था और उनका गला वगैरह काट दिया था। तो ये जो दूसरी टीम होती है ना, वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे कुछ एंट्स मरी हुई होती है, तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे उन्होंने मार दिया होगा, लेकिन ये लोग है कहाँ पे। तभी इन्हें फुजीशिमा का चश्मा दिखाई देता है और ये लोग डर जाते हैं, भाई यहाँ पे चल कर रहा है, वो मर गया क्या। और ये जो किए होता है ना, आपको याद होगा यार, इसको स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, उसको एकदम से उल्टे आ जाते हैं। वो कहता है भाई कितनी घटिया स्मेल है, ये किसी सड़ी हुई चीज की स्मेल लग रही है। तभी यहाँ पे एक काफी खतरनाक ऑरा आता है यहाँ पे, तो ये बंदा यहाँ पे छूटते साथ ही अटैक कर देता है, लेकिन बेरो आके इनकी भी वाट लगा देता है, इनको जान से मार देता है क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से कोरियन टीम का सीन दिखाया जाता है। ये लोग कंटिन्यूसली एंट्स को मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं और ऑब्वियसली बात है, बेग इधर इंप्रेस हो जाता है कि चाही एक अलग ही फॉर्म में आ चुके हैं। मतलब बिम्बो की पावर की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा फुर्तीली हो चुकी है, ऐसा लग रहा है उसके पंख आ चुके हैं, ठीक है। तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर इन लोगों ने इतने सारी एंट्स को हरा दिया होता है और इससे कम ही टाइम लगेगा इनको बाहर निकलने में। तो लगा सकते हैं हम कि 30 मिनट है इनको क्वीन को हराने के लिए, ठीक है। तभी यहाँ पे काफी अजीब सी स्मेल आती चाही को और वो कहती है जरूर क्वीन की होगी। ओके, ये लोग जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इधर एंट्स भी होते हैं, साथ में क्वीन भी शामिल होती है। अब ये लोग फील कर लेते हैं ये सारी चीजों को और टॉन्गो ये कहता है ठीक है, फिर उस क्वीन को मैं संभालूंगा, लेकिन मिस चा क्या तुम उन गार्ड्स की बात बता सकती हो। तो यार ये अपने एक टास्क को बांट लेते हैं। भाई दूसरी ओर चॉय जोंगन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि इस समय मैं अपनी माना को बचाने के बारे में नहीं सोच सकता, मेरे को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वो अब एक फायर ड्रैगन बना देता है और लिम टाइग्यू भी इधर भाई एरोस से हमला करना शुरू कर देता है। मतलब सबके सब लोग अपना फुल बेस्ट दे रहे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पे बेक भी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। भाई एक खतरनाक टाइगर जैसा बन जाता है वो, और वो ये कहता है कि मुझे भले इस भद्दी फॉर्म में आना पड़े, लेकिन मैं भी अपना 100% दूंगा। यहाँ पे भाई चमली की तरह अटैक करना शुरू कर देते। चाहे भी इस फॉर्म को देख के काफी ज्यादा अमेज हो जाती है कि ये है बे की असली फॉर्म, जिसका चाहे भी अब इन सोल्जर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। डोंगबुक ने जैसा कहा था कि वो क्वीन को संभालेगा, तो अपनी शील्ड से यहाँ पे क्वीन को रोके रखता है, ठीक है, उसका सामना कर रहा होता है। अब यार ये जो बंदा होता है ना, ये रैन का बंदा जो रिपोर्टर है, ओके, उसको बताया जाता है कि ये व्यूअरशिप रेटिंग 80% मार्क्स से भी ऊपर उठ चुकी है, मतलब काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्सिबल है इनको, तो इनको बेटर कैमरा एंगल देना होगा। तभी बिम्बो कहते हैं देखो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हम एक एस रैंक के डंजन के अंदर है और यहाँ पे तुम्हारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा पीछे हटो, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू भी होने वाली है। अब ये बंदा कहता है कि भले यहाँ पे बिम्बो एक एस रैंक का हीलर है, लेकिन उसके बाद भी उसकी लड़ाई किसके काफी ज्यादा कमाल के है। यहाँ पे भी नॉर्मल पब्लिक का सीन दिखाया जाता है। अब यार ये बूढ़ा आदमी और औरत होते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं पता ये कौन है, अब तुम बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें भी क्लैरिटी दी गई। ओके, तो और ठीक कहते हैं कि हमें यहाँ पे रेट को देखना चाहिए, लाइव टेलीकास्ट पर है, लेकिन ये बूढ़े आदमी का कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। वो कहता है कि यार देखो चौथे बार गए ये लोग, तो कुछ ना कुछ तो भरे लेंगे, वैसे इनकी कोई बस की तो होता नहीं है। लेकिन पूरे मोहल्ले में सबके सब लोग चेयर कर रहे होते हैं कोरियन टीम के लिए कि ये लोग कितना कमाल दिखा रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे बताया जाता है न्यूज के थ्रू कि भाई जो रॉयल गार्ड्स होते हैं धीरे धीरे करके उन सबको यहाँ पे ये सबके सब लोग हराने लग जाते हैं। मतलब कोरियन टीम काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही होती है और एंड में सिर्फ और सिर्फ क्वीन बची होती है। अब ये लोग आके यहाँ पे क्वीन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी क्वीन इधर अपना काफी खतरनाक पॉइजन इनके ऊपर फेंके मारती है अपने मुंह से, जिससे ये मा डोंगबुक और बेग दोनों के दोनों
बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्यूंगो होता है जो कि अपने एक ही हाथ में इन दोनों को हील कर देता है फिर से, जो कि भाई काफी कमाल की बात है। ब्यूंगो कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर एम करना चाहिए था। तो यार क्वीन उसके ऊपर अटैक करने के लारे बढ़ती है, लेकिन भाई बीच में डोंगो आ जाता है, उसे फिर से रोक लेता है और वो कहता है तुम्हें कहता है हम तुम्हें दिया सारे से अपने हीलर को नुकसान पहुंचाने देंगे। चॉय जोंगर भी यहाँ पे अपनी आग के विरुद्ध उसके ऊपर हमला करता है। तो यार क्वीन का तो यहाँ पे खेल खत्म ही होने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे क्वीन काफी खतरनाक तरीके से चिल्लाती है। अब यह बे कंफ्यूज हो जाता है, वो कहते हैं कि चीख रही है मतलब मरने से पहले आखिरी चीख या फिर ये कुछ और है। तभी गोटो को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारी की सारी एंट्स इन हंटर्स को छोड़कर दोबारा से क्वीन के पास जा रही हैं। इसका तो यह है कि इनकी ट्रांसफरेंस जो सिग्नल है ना, मतलब वो जाम करने वाला सिग्नल वो काम नहीं कर रहा। तो चाहिए आते सारे यहाँ पे क्वीन का गला काट कर देते भाई, काफी कमाल के परफॉर्मेंस है ना। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी एंट्स इनकी तरफ बढ़ रही होती है। अब तो यार ऑब्वियसली बात है क्वीन को तो खत्म कर दिया, अब इनको यहाँ से निकलना चाहिए और ऑब्वियसली बात है जापानीज टीम उनको ज्यादा देर रोक नहीं पाई। अब आपको याद होगा यार जॉय जोमनिन ने एक कवच टाइप बनाया था, लेकिन वो कवच भी टूट जाता है यहाँ पे। तभी यहाँ पे इनको काफी खतरनाक ऑरा महसूस होता है। यहाँ पे आता है बेरू और भाई इसकी जो प्रेजेंस होती है ना वो इतनी खतरनाक होती है ना, इनकी वाट लग जाती है, उसके बाद वो ऊपर से चीखता भी है और बुरी तरह से, जिसको देख के सबके सब लोग काफी डर जाते हैं, काफी ज्यादा बुरी तरह से जम जाते हैं। वे यही सोचते हैं कि एक अकेले बीस्ट के अंदर इतनी खतरनाक ताकत कैसे हो सकती है। यार इन सब लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, चाहे यहाँ पे समझ नहीं पाती ये हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे बेरू आते साथ ही उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हो, चाहे उड़ के जाती है भाई, वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पे डोंगो की शील्ड वो तोड़ देता है यहाँ पे बेरू और उसके हाथ को भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है, उसके दूसरे हाथ को भी वो काट के फेंक देता है। और भाई ये काफी खतरनाक सीन है। इधर बेक हो गया, चॉय जोंगन हो गया, ये कोई भी इंसान मतलब इसका सामना नहीं कर पाता। पीछे से इधर लिम टाइजो आता है, वो कहता है मेरे को अच्छा खासा चांस मिला है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे वो अपने एरो फेंकते है, लेकिन इस एरो को पकड़ लेता है बेरू अपने हाथों से ही, उसको तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पे आके वो लिम टाइजो की भी वाट लगा देता है और भाई ये काफी खतरनाक चीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे डोंगो के हाथों को काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, लेकिन ब्यूंगो इनके साथ है अभी भी। आपको याद होगा ब्यूंगो पूरी तरह से उसको कील कर देता है और साथ में वो अपने आप को एक कैमोफ्लेज टेक्निक से हाइड कर लेता है, जिससे कि बेरू या फिर कोई और भी उसे देख ना पाए। और ये काफी कमाल की चीज है, मतलब आज पहली बार सोलो लेवलिंग में हमें दिखाया जा रहा है कि एक हीलर कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो डोंगो यहाँ पे फिर से आता है और लड़ना शुरू करता है बेरू से, लेकिन भाई बेरू ओवर पावर कर देता है इजीली, भाई डोंगो की फिर से वाट लगा देता है वो, और उसके बाद छूटते साथ ही देता है ब्यूंगो को। अब ब्यूंगो सोचता है कि क्या ये मुझे देख पा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे देख पाए। तभी यहाँ पे पीछे से आता है बेरू और उसकी छाती में भाई अटैक कर देता है और अपना हाथ बाहर निकाल देता है दूसरी तरफ से, जिसके बाद यहाँ पे भाई ब्यूंगो की ऐसी तैसी हो जाती है मतलब, और बेक बुरी तरह से चिल्लाता है कि ब्यूंगो, अब यार आपको पता ही होगा ब्यूंगो इधर बेक के लिए आया था, तो वो बेक को ये कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इधर बुरी तरह से शॉक हो जाता है बेक और तभी यहाँ पे बेरू ब्यूंगो का सर ही खा जाता है और वही काफी खतरनाक सीन होता है। तो बेक को गुस्सा आता है, वो आगे बढ़ता है इधर बेरू के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही बेरू उसको पकड़ता है ना तभी यहाँ पे भाई बेक अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसका जो मॉन्स्टराइजेशन था वो नॉर्मल हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, उसको बस एक ही बात याद होती है ब्यूंगो की, उसने बोला था उसे यहाँ से भाग जाओ। बेरू कहता है कि तुम सबके सब कमजोर हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक स्केल बताया जाता है कि बेरू ने जैसे ही यहाँ पे ब्यूंगो के सर को खाया ना, तो उसको सारी की सारी नॉलेज, स्ट्रेंथ और सारी की सारी पावर्स मिल गई है ब्यूंगो की, मतलब यार ये काफी कमाल की एबिलिटीज है। ठीक है, बेरू यही पूछता है कि तुम लोगों का किंग कौन है। तो यार बेक तो कंफ्यूज हो जाता है, अब यहाँ पे सबके सब लोग जख्मी पड़े होते हैं, तो इनमें से कोई है तो नहीं किंग। तभी यहाँ पे बेरू को बाहर से एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, तो यार एकदम से यहाँ पे बेक को छोड़ के बाहर भागता है, मतलब उड़ते जाता है बेरू, और बेक सोचते कि क्या बाहर जा रहा है, कहीं ये गोटो रियूजी की बात तो नहीं कर रहा। तो भाई इससे पहले कि ये लोग चैन की सांस ले पाए तभी यहाँ पे भाई बाकी एंट्स भी आ जाती है। दूसरे इधर हमें गोटो के टीम का सीन दिखाया जाता है। ओके, इनका अपनी बाकी टीम से धीरे धीरे करके कॉन्टेक्ट टूट रहा होता है क्योंकि इनके बाकी सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं, मतलब हंटर्स। ठीक है, पर ये लोग सोचते हैं कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन गोटो इनको मना कर देता है और वो कहता है कि हमें रेंडम पॉइंट पे मिलना तुम लोग, ठीक है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे चाइनीज शिप फ्लीट का सीन दिखाया जाता है। ये लोग इधर ये बात कर रहे होते हैं कि भाई वो लोग संभाल रहे बड़े और ऐसे चांसेस काफी कम है कि वो एड्स इधर चाइना में आएंगी। वही दूसरी और गोटो रियूजी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है एक नेशनल लेवल हंटर बनने की, लेकिन लगता है ये चीज वो कर नहीं पाएगा, है कि नहीं, ये एक बड़ा सा एक्सक्यूज बन के रह जाएगा। बट ये है कि ये लोग रेड मिशन पे गए और ये दोनों ही कंट्रीज के लिए काफी बुरा सिचुएशन हो गई है। गोटो जब इधर आता है तो वो देखता है कि उसके टीम मेंबर्स इधर मरे हुए हैं, लेकिन उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो इन्फॉर्म यही करता है कि ये लोग बस कमजोर थे इसलिए मारे गए, तो इसका कोई लेना देना नहीं है हमें, मतलब कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके, अब गोटो ये कहता है कि यार अभी थोड़ी देर पहले सारी की सारी एंड्स वापस जा चुकी है डंजन के अंदर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो कोरियन टीम है उनके जो चांसेस है ना सर्वाइवल के वो 0% है, क्योंकि भाई जिन वो नहीं है उनके साथ, ये सोच रहा होता है गोटो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अरे इन लोगों का एक सीक्रेट प्लान था कि इससे इनके एक ही तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तो इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया जे जो
वायलेंट रेट पे, और साउथ कोरियन के एस रैंक हंटर्स की भी वाट लग जाएगी, सबके सब खत्म हो जाएंगे। तो इससे इनका ही फायदा होगा। तो यहाँ पे गोटो को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि तुम वापस आ जाओ और कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। तो भाई ये लोग धोखेबाज एक नंबर के, लेकिन ये बच के तो निकल पाए यहाँ से। तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है। गोटो समझ जाता है कि ये कोई आम एंट नहीं है, तो वो अपनी टीम को पीछे हटने के लिए कह देता है और वो कहता है मैं ही इसका सामना करूंगा क्योंकि इसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है। बेरू पूछता है कि क्या तुम हो किंग? तो यार गोटो कहता है हाँ मैं ही हूँ किंग, आओ सामना करो मेरा। तो यार गोटो तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाता भाई, इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ होती है ना बेरू की। उसको देखिए उसको यहाँ पे जिन्वू की याद आ जाती है जब वो उसे जहाँ से मारने वाला था। तभी यहाँ पे गोटो की तलवार तो कट ही जाती, साथ के साथ उसका सर भी कट के अलग गिरता है। दूसरा यहाँ पे हमें कोरियन टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत बेबस होते हैं, लेकिन यहाँ पे चॉय जोंगिन होता है इनका अल्टीमेट वेपन, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते वो इन एंट्स का सामना कर रहा होता है। बेकी कहते हैं कि क्या तुम अपनी हीट को और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते? तो चॉय जोंगिन यही कहता है कि अगर मैं हीट को ज्यादा बढ़ाऊंगा तो यहाँ का ऑक्सीजन भी पूरा खत्म हो जाएगा। तो यार वो पूरी कोशिश कर रहा होता है। बेक भी मन में यही सोचता है कि अभी के लिए सबसे बेस्ट सोल्जर उनका चॉय जोंगिन ही है, ठीक है, और वही इनको बचा सकता है। इन लोगों को लगता है कि भाई ये लोग यहाँ पे मर जाएंगे, अब ये लोग संभाल ले पाएंगे क्योंकि ये एंट्स आगे बढ़ना शुरू हो जाते। तभी यहाँ पे एक शैडो सोल्जर आ जाता है जो कि इन एंट्स की वाट लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। अब यार ये शैडो सोल्जर कहाँ से आया? तो तुम्हें मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जिन्वो ने इन सारे हंटर्स की शैडो के अंदर अपने शैडो सोल्जर्स को छुपा दिया था, जिस वजह से वो इन सबको ट्रैक कर पा रहा होता है। जिन्वो यहाँ पे फाइनली कहता है एक्सचेंज, और भाई अपनी शैडो को एक्सचेंज कर लेता अपने आप से। यहाँ पे एक ऐड आके इस ए रैंक के हंटर को मारने वाली होती है, बताइए जो न्यूज रिपोर्टर है वो यही सोचता है कि यार वो काश अपने आखिरी समय में अपने पिता से ठीक से बात कर पाता। ये ऐड आते साथ उसको मारने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे इग्रिस की तलवार आती है जो कि 2 एंट्स की वाट लगा कर रख देती है, ठीक है। अब यार इतनी ज्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई है ना, तो इन्होंने लाइव टेलीकास्ट इधर रोक दिया होता है, ओके। और ये लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इधर क्या हो रहा है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि एक नया बंदा आ चुका है फील्ड के अंदर। तो यार चाहे कुछ भी हो जाए हमें अब लाइव स्ट्रीम शुरू करनी होगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, चलो शुरू करो। अब हमारी किस्मत सिर्फ इसी एक बंदे के हाथ में है, ओके। तो जिन्वो ने आप अपने सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को बुला लिया होता है, ओके। पूरी शैडो आर्मी इधर आ चुकी होती है। वो आयरन से कहता है कि अपने शाउट ऑफ प्रोवोकेशन का इस्तेमाल करो, मतलब चीख के वो अपनी एनिमे को उकसा सकता है कि वो सारे के सारे इनकी तरफ बढ़े। तो सब के सब एंड्स इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तो जिन्वो यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। भाई यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई होती है और ये सब के सब मिलकर यहाँ पे इन एंड्स की वाट लगाना शुरू कर देते हैं। अब यार कुछ एंड्स यहाँ पे मर चुकी होती है, तो जिन्वो अराइज बोलता है, जिसके बाद एंड्स जिंदा हो जाती है फिर से और एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देते हैं। मतलब ये एंड्स आर्मी के बीच की लड़ाई हो जाती है। तो भाई ये रिपोर्टर सोचते हैं ये क्या हो रहा है, मतलब वो अपडेट देने के लिए बोलता है। मतलब यार आपको पता होगा टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ, मतलब मीडिया के साथ उसका कॉन्टेक्ट है, तो वो जो भी बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है उन लोगों को। तो वो बताता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मतलब उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है चल क्या रहा है। तभी वो यहाँ पे इन एस रैंक के हंटर्स के पास आता है और वो जो हीलिंग पोशन होता है ना, वो इन सबको पिलाना शुरू कर देता है। इन सबके वुंड्स हील हो जाते हैं, लेकिन चाहे यहाँ पे ठीक से हील नहीं हो पाती और उसकी हालत और ज्यादा बुरी होने लग जाती है, ठीक है। वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रही होती है इधर। तो इनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकलना होगा, ये लोग यही सोचते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है। वो ये कहता है कि तुम्हारा किंग तो बाहर नहीं था और वो तो किंग भी नहीं था, क्या और कोई है ऐसा जिसको तुम किंग बोलते हो? तो यार बेग डर जाता है, वो कहता है ये फिर से आ गया, इसका तो ये है कि गोटो हार गया क्या? तो यार जिन्वो मन में ये सोचता है कि जब भी मेरे को गोटो रेजी की जो शैडो थी ना, उसका डिटेक्शन नहीं मिल पा रहा था, इसका तो ये है कि इसने उसको मार दिया है, ओके। बेरू पूछता है कि क्या तुम हो इंसानों के किंग? तो यार जिन्वो कहता है कि अच्छा बोलने वाला कीड़ा, हाँ हमारे जिन्वो का भी और काफी खतरनाक है। तो बेरू से देख के यही कहता है कि तुम्हारी काफी खतरनाक प्रेजेंस है इंसान। यहाँ पे वो चीखने लग जाता है। तो जिन्वो कहता है कि अब तुम एक कीड़े की तरह लग रहे हो। यहाँ पे 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। अब आपको याद होगा जो ब्रॉडकास्ट था वो बंद कर दिया गया। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे शौक हो जाते हैं कि ब्रॉडकास्ट क्यों बन गया, हमें ये देखना था क्या हुआ कैसे हुआ, फलाना ढिगाना, ये सबके सब लोग शौक में जा चुके होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे फीड को फिर से शुरू किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो किंग है मतलब बेरू है, उसका सामना कर रहा है ये सोल्जर जो कि और कोई नहीं बल्कि संग जिन्वो है। क्या पे जिन्वो के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम टीवी चलाने की कोशिश कर रहे होते बट चल नहीं रहा होता, ठीक है। जिना यहाँ पे आती है लेकिन इग्नोर करके चले जाते अपने फोन में, वो भी देख लेती है न्यूज। दूसरा गुन ही भी इधर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो अपनी चेयर का भाई आर्मरेस्ट तोड़ देता है और वो कहता फाइनली वो आ गया है यहाँ पे। इधर बेरू काफी खतरनाक अटैक करता है जिन्वो के ऊपर, जिसके बाद अब धुआं तो हो जाता है। चॉय जोंगिन कहता है कि एक मैच को कभी भी अपनी एनिमे कितने नजदीक नहीं जाना चाहिए था। तो बिग यही कहता है कि उसे अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, जब भी उसके मुंह पे मुक्का पड़ गया। अब यार ऑब्वियस बात है यहाँ पे बेरू तो कहता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन इतने में यहाँ पे वो शौक हो जाते हैं। ये देखिए मतलब सभी शौक हो जाते हैं कि जिन्वो यही कहे खड़ा होता है, भाई उसको तो कुछ खरोच तक नहीं आई होती, ओके। यहाँ पे जिन्वो अपने कमांडर्स टच को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद यहाँ पे वो बुरी तरह से इधर
बेरू को पीटना शुरू करता है। और भाई ये लड़ाई काफी ज्यादा कमाल की है। इसे देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। डोंगू कहते हैं ये पक्का मैच टाइप पे अंटाना ना भाई। बे कहता है कि मुझे पता था ये ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर है ये नहीं पता था मुझे। जिन्वो समझ जाता है कि बेरू का जो बॉडी है वो उसके एक्सोस्केलेटन की वजह से काफी ज्यादा टफ है, जो कि काफी इरिटेटिंग बात है। ओके, ये दोनों यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और इस पॉइंट पे तो मैं यही बोलूंगा कि भाई एनिमे का वेट करना, ठीक है, और एनिमे में देख लेना। बाकी मैं एनिमेशन दिखाने की कोशिश करूंगा गेम की फुटेज से। अब यार ये जो रिपोर्टर होता है इसकी तो वाट लग चुकी होती है। वो कहता है भाई मैं तो ठीक से सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा और मेरे को तो ऐसा लगता है इन माना वेव से मैं बेहोश हो जाऊंगा। अब यार बेरू सोचता है कि मैं ये ताकत की लड़ाई को कैसे हार सकता हूँ। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा है कौन। यहाँ तक कि जिन्वो बेरू के एक्सोस्केलेटन को भी तोड़ना शुरू कर देता है। तो यार बेरू थोड़ा सा डरने लग जाता है यहाँ पे। तभी वो यहाँ पे अपना एक काफी खतरनाक अटैक यूज करता है। अपने मुंह से एक जीप टाइप निकालता है और इसमें पॉइजन होता है। जिन्वो यहाँ पे पीछे आ जाता है। ये पॉइजन होता है जो कि जिन्वो की बॉडी में बुरी तरह से फैलने लग जाता है। और ये काफी खतरनाक पैरालिसिस पॉइजन होता है जो कि इस एड की बॉडी में आके और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका होता है। तो बेरू कहता है कि इंसान तुमने काफी अच्छी कोशिश की लेकिन अब तुम मरोगे। और यार गोटो तो मर चुका होता है। तो गोटो की टीम के 2 बंदे यहाँ पे बचे हुए होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा, ये लोग भी मर जाएंगे, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। दूसरी यहाँ पे बेरू अटैक करने के आगे बढ़ते जिन्वो के ऊपर। तो जिन्वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको एक और मुक्का देके मारता और उड़ा देता है। इधर हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि जिन्वो पूरी तरह से डिटॉक्सिफाइड हो चुका है। उधर टॉक्सिक जो पॉइजन था वो खत्म हो चुका है उसकी बॉडी से। जिन्वो को महसूस होता है कि जब यहाँ पे उसे पॉइजन मिला था तो ये एंड काफी ज्यादा खुश हो रहा था, मतलब बेरू। ओके, किसका तो ये है कि उसका जो सेंस स्टैट है ना वो बढ़ चुका है, जिस वजह से वो इस एंड के इमोशंस को महसूस कर पा रहा है। इसका तो ये है कि उसे महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा बहुत तो नर्वस हो चुका है, लेकिन साथ में उसकी टीम भी नर्वस हो चुकी है क्योंकि भाई चाहे के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो मरने की कगार पे है। तो ये सोचते उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे बेरू को हराना होगा। और वो बेरू को भाई उठा के पटक के मारता है। तभी यहाँ पे बेरू गायब हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है भाई उड़ के। बेरू ये कहता है कि अच्छा तो इसके ऊपर पॉइजन का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो ये है कि मैं इसको ओवर पावर नहीं कर सकता। अगर वो इतना ज्यादा ताकतवर है तो मुझे ताकत पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी स्पीड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें मैं ज्यादा अच्छा हूँ। तो यार वो अपनी बॉडी को इवॉल्व कर लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है स्पीड पे। और वो कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया बच्चे। यहाँ पे वो काफी तेजी से बढ़ता है जिन्वो की तरफ, लेकिन जिन्वो इस अटैक को भी डॉज कर देता है इजीली, जिसे देख के यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है बेरू। इन दोनों का यहाँ पे फिर से सामना होना शुरू होता है। ओके, काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इवन बेरू नोटिस करता है कि जिन्वो पहले से भी ज्यादा फुर्तीला हो चुका है और जिन्वो मन में ये सोचता है कि ये बिल्कुल डीमन किंग जितना ही ताकतवर है, लेकिन अब क्योंकि डीमन किंग को ऑलरेडी वो हरा चुका है और वो उससे ज्यादा ताकतवर बन चुका है तो यार सिंपल सी बात है जिन्वो इधर जीतेगा। यहाँ पे वो उसके एक्सोस्केलेटन की वाट लगा के रख देता है और वो अपने क्रिटिकल अटैक का इस्तेमाल करता है। तभी उसको बताया जाता है कि उसका क्रिटिकल अटैक अपग्रेड होकर एक मैक्सिमम लेवल पे आ चुका है जिसका नाम है म्यूटिलेट। और वो इसका इस्तेमाल करता है और वो कहर पीट के रख देता है इधर बेरू को। बेरू सोचता है कि वो इधर से भाग के चला जाए, लेकिन भाई जिन्वो से भाग नहीं देता। म्यूटिलेट का इस्तेमाल करके उसकी वाट लगा कर रख देता है, उसका हाथ वाथ काट के फेर देता है इधर उधर। बेरू सोचता है कि क्या सच में मैं इससे जीत ही नहीं सकता, क्या कोई एडवांटेज नहीं है मेरे पास। वो इधर बुरी तरह से चीखना शुरू कर देता है और वो अपनी पूरी एंड आर्मी को अपने पास बुला लेता है चीख के, जिसके बाद यहाँ पे वो यही कहता है कि अब बताओ ह्यूमन क्या करोगे तुम। तो यहाँ पे जिन्वो हंसने लग जाता है और ऑब्वियस बात है भाई उसके पास भी शैडो आर्मी है, वो भी शैडो आर्मी को बाहर बुला लेता है और भाई फिर से यहाँ पे शैडो आर्मी वर्सेस एंड आर्मी की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यार ये वीडियो में खत्म तो नहीं करना